हेलो 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 वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल 28 अक्टूबर यानी कि मंडे है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहूंगी जिसने आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। सबसे पहले सही आंसर देने वाली है प्रीति यादव। अरे वाह प्रीति, आई रिमेम्बर योर नेम। सो प्रीति यादव, रेड, प्रीति यादव, अमेजिंग, वेल डन। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी था। सब लोग आंसर जरूर किया करो, इससे खुद में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा आप सभी लोगों को। आ जाते हैं सैटरडे टेस्ट के। अच्छा हाँ, हर मंडे टू फ्राइडे ये सेशन हो रहा है, ठीक है। आपको ये बात मैं बताना चाहूंगी, मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे ये सेशन होता है और सैटरडे के आपका टेस्ट होता है। ये टेस्ट फ्री होता है। ये टेस्ट हमारी ऐप पर होता है जिसका नाम है लैब। सभी लोग ऐप को जरूर 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 से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इसके बिना आपकी प्रिपरेशन, आपका द हिंदू, आपकी इंग्लिश अधूरी है। मैंने इस टेस्ट को फ्री कर रखा है क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स इस टेस्ट को देते हैं। तो टेस्ट में नंबर 1 रैंक पे है अभिजीत, 2 पे है श्वेता और 3 पे है संपूर्णा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वार्म अप सेशन का पहला सवाल हमारे सामने आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड कंफर्म्ड। कंफर्म्ड वर्ड का सिनोनिम कौन है, आप सभी लोग आंसर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड, डेविएटेड, अलाइंड या डिजेक्टेड। सिनोनिम पूछा है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करके निकालना, मतलब वहां से निकाल लेना, रिमूव कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडिशन, एक्सपेंशन नहीं होगा। फिर थर्ड पे आ जाता है कमेंड। कमेंड करने का एंटोनिम बताइए। सबसे पहले तो सिनोनिम बता दो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सिनोनिम बता दो। देखो मैं तुरंत तुरंत आंसर बताऊंगी क्योंकि आपका वीडियो चल रहा है। वीडियो को आप बीच में पॉज करके अपने समय के हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उससे आ जाता है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट करना का मतलब होता है लॉर्ड हो गया, अपलॉड हो गया, तारीफ करना हो गया, यानी कि कमेंडेबल हो गया, ठीक है। तो ये सब तो तारीफ वाले शब्द हो गए, सिनोनिम्स। आपसे ऑपोजिट पूछ रहा है तो ऑपोजिट क्या होगा? ब्लेम गेम। ये एंटोनिम हो जाएगा, किसी के ऊपर ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। एंटोनिम आपको बताना है दोबारा से कमेंट्स का। कमेंट्स वर्ड का सिनोनिम क्या होगा वो आप पहले बताओ फिर एंटोनिम बताओ। पहले मैं सोच रही थी मैं बताऊंगी। मैं एक सिनोनिम बताऊंगी स्टार्ट, आपको बाकी 2 बताने हैं। एक ई से शुरू होने वाला आपको बताना है और एक सी से शुरू होने वाला बताना है। कमेंट्स वर्ड का सिनोनिम स्टार्ट हो गया। ई वाला क्या हो गया? एम्बार्क। और सी वाला क्या हो गया? अच्छा कमेंट्स, वो तो आ ही गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है सिनोनिम, यानी कि शुरू करना। ऑपोजिट हो गया खत्म करना, कंक्लूड करना। वोकैबुलरी आज के पैराग्राफ की शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कॉन्टूर्स। देखो ये जो शब्द है इसमें लड़कियां जानती होंगी, मेकअप में भी यूज होता है। जब हम आउटलाइन देते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार लड़कियों के जो मेकअप में ये चीज बहुत ज्यादा शार्प करके दिखाई जाती है। तो एक टेक्निक होती है, यहाँ पे ब्राउन पेंसिल से आप ऐसे शार्पनेस दिखाते हो, ठीक है। तो उसको हम कॉन्टोरिंग बोलते हैं, यानी कि आउटलाइन देना, है ना, हाइलाइट्स के लिए आउटलाइन देना। तो उसको कंटूरिंग बोलते हैं मेकअप में, इंग्लिश में। और सेम इसका मीनिंग यहाँ पे भी है। अगर मैं बात करूं इस चीज की, ये आउटलाइन जो है ना, दिस इज कंटूर। द आर्टिस्ट केयरफुली स्केच द कंटूर्स ऑफ द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज की आउटलाइन, ऐसा याद रखो, बस इसका मतलब होता है एक आउटलाइन, एक स्केच। आउटलाइन बोल सकते हो, स्केच बोल सकते हो। बाकी आपके दिमाग में जो भी वर्ड है आप बोलना चाहो तो बोलो फटाफट। आउटलाइन हो गया, स्केच हो गया। शेप देना, ठीक है, शेप देना हो गया। शेप इज ऑल्सो अ वर्ड। तो आउटलाइन हो गया, शेप हो गया, किसी चीज का फॉर्मेशन, तो फॉर्म हो गया। और सल्यूट हो गया, इसका भी मतलब होता है किसी चीज को एक शेप देना। दिस इज अ न्यू वर्ड, ठीक है। आउटलाइन देना, शेप देना, स्ट्रक्चर देना, शेप, स्ट्रक्चर, आउटलाइन, कॉन्टूर्स, ये सारे आपके वर्ड्स आपको पता होंगे। लेकिन ये सी और एस वाला नया वर्ड है, मैं सिर्फ ये दोनों पूछूंगी। यहाँ पे सिलहाउट लिखा है लेकिन इसको सल्यूट, एच ओ नहीं, सल्यूट इसको ऐसे पढ़ा जाता है।
तो इसको आप लिखना। ऑपोजिट क्या होगा, हमने एक आउटलाइन दे दी ताकि सारी चीजें अलग अलग दिखाई दें, ठीक है, डिफरेंस दिखे चीजों में। इसको ऑपोजिट क्या होगा, डिफरेंस नहीं है, इन डिस्टिंक्टनेस। एमॉर्फस, एमॉर्फस, एमॉर्फस का भी मतलब होता है कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, ये सारी चीजें मैंने ऐसे एक साथ मिक्स करके रख दी है, आपने बोला मैम कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, सबको अलग अलग करो, अलग अलग करो, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने एक एक आउटलाइन दे दी, हर आइटम को अलग अलग कर दिया, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने एक साथ मिला के रख दिया तो क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो इसको ऑपोजिट एमॉर्फस, वेग, ओपेक, ये सब हो सकता है, ठीक है, इनडिस्टिंक्टनेस, ये सारा हो सकता है इसका ऑपोजिट। एक चीज जरूर याद रखना, वेग और वोग दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। वेग का मतलब होता है चीजें ओपेक हैं, अनक्लियर हैं, और VOGUE वोग का मतलब होता है जब कोई चीज फैशन में होती है, ट्रेंड में होती है। जैसे आपने बेल बॉटम्स पहने, सामने वाले व्यक्ति ने कहा अरे ये तो अमिताभ बच्चन के जमाने में चला करते थे बेल बॉटम्स, आपने कहा नहीं ये अभी भी वोग में है, मतलब अभी भी ट्रेंड में है, अभी भी फैशन में है। तो इस तरीके से बोला जाता है, इन फैशन, इन ट्रेंड, इन वोग, ठीक है। दूसरा शब्द है इंसेंटिवाइज करना। आप किसी काम को इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हो, मैंने बोला ये लो भाई इस काम को करने के लिए तुम्हें इतना इंसेंटिव मिलेगा, अब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अरे वाह अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा, मतलब एक इनकरेजमेंट। इंसेंटिव क्यों दिया जाता है कंपनी में, इंसेंटिव क्यों दिया जाता है, बोनस क्यों दिया जाता है, ताकि आप इनकरेज हो, मोटिवेट हो उस काम को करने के लिए। सैलरी के अलावा इंसेंटिव्स इसलिए दिए जाते हैं, ठीक। तो इंसेंटिव्स का मतलब होता है एक बोनस है, आपको इंकरेजमेंट देगा। द कंपनी डिसाइडेड टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज, कंपनी ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देगी विद बोनसेस फॉर मीटिंग टारगेट्स। अगर आपने टारगेट्स को मीट कर लिया तो बोनस, टारगेट को मीट करना, बोनस, इंसेंटिवाइज, इनकरेजमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। मोटिवेट करना बिल्कुल सही है, मोटिवेट, इनकरेज, स्टिमुलेट बिल्कुल सही है। स्टिमुलेट भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मोटिवेशन, इनकरेजमेंट। और फिर आ जाएगा प्रमोट करना, मोटिवेट। अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है ना, डो नॉट वरी, मैं एक बार कैमरे को रीस्टार्ट करती हूँ, दिखने लगेगा, वेट फॉर अ मिनट। देखो अब दिखने लगा होगा बोर्ड, क्या सभी लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना? बीच बीच में अगर ना दिखा करे डोंट वरी, मैं तुरंत उसको रीस्टार्ट करती हूँ, दिखने लगेगा, ठीक है। सो इनकरेजमेंट, स्टिमुलेट, ये हो गया। अच्छा अब ऑपोजिट क्या होगा, कोई इनकरेजमेंट ही नहीं है काम को करने का, तो डिस्करेज हो गया इसको ऑपोजिट। डिटर हो गया, मतलब मेरा मन ही नहीं है, काम में रुकावटें आ रही हैं, जबरदस्ती के बहाने आप दे रहे हो। डिटर का मतलब यही होता है काम में रुकावटें आ रही हैं, कोई मोटिवेशन नहीं है, मतलब डीमोटिवेटेड हूं मैं काम को करने के लिए। कोई इनकरेजमेंट नहीं है, मतलब आई एम नॉट एट ऑल इनकरेज्ड, डिस्करेज्ड हूं मैं। तो इनकरेजमेंट नहीं है मतलब डिस्करेजमेंट, मोटिवेशन नहीं है मतलब डीमोटिवेशन, दोनों में हमने डी लगा दिया है। इनकरेजमेंट में डी लगाया, डिकरेज बना, ठीक है, डिस्करेज बना, और इनकरेज में हमने डी लगाया, डिस्करेज बना, और मोटिवेट में लगाया तो डीमोटिवेट बना, ठीक है। इनहिबिट, इनहिबिट करने का भी मतलब होता है कि भाई रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, रास्ता स्मूथ नहीं है, पैसे नहीं मिले भाई हमको, हम क्यों करें इस काम को, मेरे रास्ते में बहुत बाधाएं आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, डिटरमेंट आ रहा है, तो डिटर है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रेन है, ये सब इसका ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा इन्फो देखते हैं, बहुत बढ़िया। डिटर का मतलब होता है डिस्करेजमेंट, रुकावटें, बाधाएं, बाधाएं, ठीक है। और डिटोरिएट का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे 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 करके वीक बनती चली जाती है, कमजोर पड़ती जाती है, खराब होती चली जाती है, तब हम कहते हैं कि भाई हालत डिटोरिएट हो रही है, हालत खराब हो रही है, हालत वीक हो रही है, हालत वर्स हो रही है। सो डिटर मतलब रुकावटें, डिटोरिएट मतलब चीजें धीरे 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 करके और ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। आवाज, वीडियो सब कुछ बढ़िया से दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ओपेसिटी। देखो ये वर्ड ओपेक से बना है, ये जो वर्ड है ओपेक से बना है, ओपेसिटी, दोनों आपको पता होना चाहिए। ओपेक और ओपेसिटी दोनों का मतलब होता है कि चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है। द ओपेसिटी ऑफ द रेगुलेशंस मेड देम हार्ड टू इंटरप्रेट, मतलब इतने ज्यादा डिफिकल्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड रूल्स थे कि समझ में नहीं आए। कोई चीज समझ में ना आए, कोई चीज क्लियर ना हो, तो उसको हम अनक्लियर, ओपेक, ओपेसिटी बोलते हैं। जैसे ये है ना, बड़ा धुंधला सा है, इसके पीछे क्या है हमें दिख नहीं रहा है,
तो बहुत ही ज्यादा धुंधला सा होना, ओपेक होना, चीजें क्लियर नहीं है, इन सबको हम बोलते हैं ओपेसिटी से रिलेट करते हैं। ठीक, चलिए अब आपके सामने आ जाते हैं इसके सिनोनिम। सिनोनिम मैं दिखाने से पहले आपसे चाहूंगी कि आप सिनोनिम पहले मुझे लिख के दिखाओ। वीडियो पॉज करो और लिख के दिखाओ। ओ से शुरू होने वाले 3 और ए से शुरू होने वाला 1, ये 4 सिनोनिम मुझे लिख के दिखाओ। बहुत बार मैंने कराए हैं। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, मैंने ये बता दिया। तो क्या क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा, ठीक है, ऑब्सक्योर हो जाएगा और ऑब्फस्केट हो जाएगा। अच्छा, ऑब्फस्केट कैसे होगा? ऑब्फस्केट कैसे होगा ये भी समझो। जब आपको किसी चीज पे क्लैरिटी नहीं होती है तो आप उसकी मीनिंग में फंस जाते हो ना, तो क्लैरिटी नहीं है इसीलिए हम उस मीनिंग में फंस गए तो ऑब्फस्केट हो गया, फंस गए क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। ओपेक, ऑब्सक्योर और ऑब्फस्केट। यहां पे आ जाता है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। यहाँ पे भी देखो एस था, यहाँ पे भी एस था, तो मैं बगल बगल हमेशा लिखती हूँ ऑब्सक्योर को और एब्स्ट्रूस को, ताकि हमेशा क्लियर हो। इन सब का मतलब होता है ओपेसिटी, यानी कि चीजें अनक्लियर हैं, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये ऑब्सक्योर कर लिया, ओपेक कर लिया, ऑब्फस्केट, एब्स्ट्रूस। एम्बिग्यूअस बोलो चाहे एम्बिग्युइटी बोलो, सेम है। और ओपेक के तुरंत बाद आप इसको लिखा करो ओपेसिटी, तो आपको ये भी क्लियर रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा क्लियर होना, ट्रांसपेरेंट होना, ल्यूसिड होना। तो ल्यूसिड के सारे आप लिख दो, जल्दी से मुझे ल्यूसिड के सारे लिख के दिखाओ। ल्यूसिड, एल्यूसिड, एल्यूसिडेट कर सकते हो, पेल्यूसिड कर सकते हो, ये सब क्लैरिटी वाले वर्ड हैं। आर्टिकुलेट हो गया, इन सब का मतलब होता है क्लियर, ओपन, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो एक्सप्रेस से बना है तो एक्सप्लिसिट हो गया, ये तो हमने कर ही लिया। तो ये सारे इसके ऑपोजिट्स हो गए। ठीक है, इतना अच्छे से याद है? ठीक है, एक और वर्ड है रिन्यूड। रिन्यूड का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से करना। ठीक है, रिस्टोर करना, रिवाइव करना, रिफ्रेश करना। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिन्यू करा दिया, मतलब दोबारा से शुरू कर देना, रिफ्रेश कर देना। ठीक है, तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे। आई होप आपके दिमाग में छप गए हैं। अगर हाँ, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला आंसर सब लोग करेंगे, वो भी एकदम स्पीड में। शब्द है रिन्यूड, इसके 4 ऑप्शंस हैं, बताओ करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। रिन्यू कराना मतलब रिफ्रेश कराना, री एनर्जाइज कराना, रिवाइटल हो गया। डिटोरिएट, चीजें वीक होना। डिमिनिश भी मतलब स्टैग्नेंट मतलब स्टिल है, तो बस ये हो जाएगा। इनविगरेट बोलो, इनविगरेट मतलब एनर्जी, री इनविगरेट मतलब कि दोबारा से एनर्जी। फिर आ जाएगा कंटूर। कंटूर वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? एज, सेंटर, इंटीरियर या फिर डेप्थ। इंटीरियर तो नहीं होगा क्योंकि कंटूर मतलब हाईलाइट्स होता है, मतलब ये आउटलाइन होता है, आउटलाइन ये सब नहीं होगा। डेप्थ, एजेस। इंसेंटिवाइज करने का ऑपोजिट क्या होगा? मैंने इंसेंटिवाइज किया मतलब सामने वाले व्यक्ति को बोनस दिया, इंकरेजमेंट दिया, मोटिवेशन दिया। अरे ये तो सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। ऑपोजिट आपका हो जाएगा डिस्करेज, डीमोटिवेट, ये सब ऑपोजिट हो जाएंगे। पता है, एकदम स्पीड में आंसर्स आने चाहिए। अच्छा, मैं कल से क्या करूंगी, जब कमेंट रिवील करूंगी ना आपका, जो पहली स्लाइड पे रखती हूँ, उसमें मैं ये भी लिखूंगी कितने स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, मैं ये भी कल से ऐड करूंगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल, इंटरेस्ट लेवल हमेशा दोनों साइड से होता है। मैं तो आपको कमेंट्स दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, एक बार में एक दिन में 3-3, 4-4 हजार स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर कमेंट्स 1000-1500 नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप लोग इतने टाइम से कह रहे थे मैम द हिंदू द हिंदू द हिंदू, मैं द हिंदू मैंने री एनर्जाइज रीस्टार्ट कर दिया, तो फिर आपको कहते हैं ना, जब कोई चीज मिल गई तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, फिर मैं ये मान लूंगी अगर आप सबने कमेंट नहीं किया तो। इस बार मैं बोल रही हूँ जितने स्टूडेंट है सब कमेंट किया करो। कमेंट से एक रिलेशन बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, कि हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सामने वाला भी उतना इंटरेस्टेड है, वो भी उसी तरीके से। अगर मैंने होमवर्क दिया है तो जितने स्टूडेंट्स देखेंगे मुझे ट्रस्ट है सब आंसर करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि अरे मैं नहीं करूंगा तो क्या पता चलेगा, यही सोचते सोचते ना कमेंट का नंबर बहुत कम हो जाता है। ठीक है,
सो दिस इज समथिंग जो करना ही करना है, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं। अगर मैं कभी भी कमेंट्स देखूं तो 70 80 100 200 300 नहीं, मिनिमम 1000 कमेंट्स दिखने चाहिए। ये आप लोग सोच के चलो, ठीक है? तब लगता है कि हाँ भाई, जितना इंटरेस्टेड सामने वाला है इतना ही इंटरेस्टेड वो है जो सेशन को देख रहा है। सब लोग होमवर्क करोगे जो भी मैं दूंगी, ठीक? चलो, इंसेंटिवाइज हो गया। अच्छा, ओपेसिटी मतलब ओपेक, ओपेक मतलब नॉट क्लियर, तो एंटोनिम बताना है। नॉट क्लियर का ऑपोजिट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, नाउ रीडिंग दैट इज इंपॉर्टेंट है, फेयर ट्रेड के ऊपर है। 29th COP सबमिट हो रहा है। कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट, कार्बन फाइनेंस, ये सब क्या है? वो पैसे जो कार्बन की एक्टिविटीज को चलाने के लिए चाहिए होता है ना, उसको कार्बन फाइनेंस बोलते हैं। उन्हीं सारी चीजों के ऊपर मीटिंग है अजरबैजान में। क्या है, कैसे है, उस चीज के ऊपर पैराग्राफ है, ठीक है? आपको पढ़ना नहीं है, बस वीडियो पे स्क्रीनशॉट लो, या तो फिर आप वीडियो को यहाँ पे रोक दो, क्योंकि मैं तो तुरंत इसका मीनिंग बताना शुरू कर दूंगी, आप तुरंत थोड़ी ना पढ़ लोगे। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो लग रहा है लगाओ, ठीक है? इसीलिए मैं साइड में हट रही हूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो। अब मैं इसका मीनिंग बताने जा रही हूँ, ठीक है? आप पहले पॉज करने के बाद खुद से पढ़ा करो, फिर जब मैं मीनिंग बताया करूँ तब अपने से मैच किया करो, ठीक है? तो यहाँ पे है अहेड ऑफ द 29th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस। देखो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ से शुरू करो कि 29th एडिशन जो कि हो रहा है पेरिस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस, ये मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है बकू अजरबैजान में नेक्स्ट मंथ, ठीक है? अहेड ऑफ दैट मीटिंग मतलब उस मीटिंग से पहले क्या हो रहा है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। अहेड ऑफ दैट मीटिंग, रेन्यूड एनर्जी को हम किस तरीके से, मतलब कि किस तरीके से ग्रीन हाउस जो हमारी ये रेन्यूड एनर्जी है उसको हम किस तरीके से इंडिया की मार्केट में यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर सोच रही है। गवर्नमेंट सर्कल टू एक्सेलरेट इंडियन इंडस्ट्री टू ट्रांजिशन टू कार्बन मार्केट। ट्रांजिशन, फॉसिल फ्यूल मार्केट से कार्बन मार्केट में इंडियन इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हो सकती है, इंडिया की गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इस टाइम इस चीज के ऊपर है, उस मीटिंग से पहले, ताकि मीटिंग में जाए तो पता तो चले हमारे फायदे का क्या क्या है। बात समझ में आई? डिफिकल्ट लैंग्वेज है लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ो तब समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। वाइल द ब्रॉडर थीम ऑफ दिस एडिशन, बोला जा रहा है, हालांकि ये जो मीटिंग रखी गई है, ये जो थीम रखा गया है बाकू अजरबैजान में, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो COP कार्बन एमिशन है इज इंक्रीजिंग एम्बिशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। वही क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि क्लाइमेट एक्टिविटीज के ऊपर लगने वाला पैसा। अ की आइटम ऑफ द एजेंडा इज क्लैरिटी ऑन द कार्बन मार्केट्स। यही इस मीटिंग का मेन एजेंडा है, कार्बन मार्केट्स के लिए कैसे हम सामने वाले को बोलें कि उस कार्बन फाइनेंस में पैसा लगाए, ठीक है? किस तरीके से हम कार्बन मार्केट्स को और एक्सपैंड करें, डिफरेंट कंट्रीज में बेनिफिट्स बताएं, कार्बन क्रेडिट्स दें, वो आखिरी लाइन में लिखा गया है। तो ये सारा इस मीटिंग का एजेंडा है जो मीटिंग रखी जा रही है। अ स्पेसिफिक सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 में, मतलब जो एक अग्रीमेंट हुआ था पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015 का, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, लेस दी कंटूर्स, मतलब वो बताता है रूल्स रेगुलेशंस, हेडलाइन रूल्स रेगुलेशंस या फिर आउटलाइंस, वो बताता है अंडर विच कार्बन मार्केट, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो कार्बन मार्केट है उस पर हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को अमंग कंट्रीज। मतलब ये जो आर्टिकल नंबर 6 है पेरिस अग्रीमेंट का, वो हमें ये सब बताता है, रूल्स बताता है कि किस किस तरीके से हम कार्बन मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोक सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में ये बताता है। कैन बी ऑपरेशनलाइज, और इसको हम प्रॉपर एक्शन में ला सकते हैं इस आर्टिकल को। कार्बन मार्केट इंसेंटिवाइजेस, जो कार्बन मार्केट है वो क्या है, कार्बन मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, मतलब जो उस आर्टिकल में लिखी है कि इंसेंटिवाइज करेगा, मतलब इंसेंटिव्स देगा, इंकरेजमेंट देगा, पॉइंट्स देगा। अगर आप इनेबलिंग पार्टी, अगर आप पार्टीज यानी कि यहाँ पे कंट्रीज को पार्टीज बोला गया है, अगर आपकी कंट्री ट्रेड कर रही है कार्बन क्रेडिट्स में जनरेटेड, और वो क्रेडिट आपकी कंट्री को कैसे मिलेगा ये सब मीटिंग में बताया जाएगा। वो क्रेडिट आपकी कंट्री को ऐसे मिलेगा अगर भाई आप अपने कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर दो एटमॉस्फेयर से और उसकी जगह पे स्विच कर जाओ फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे,
ठीक है। इन्हांसिंग और कंजर्विंग कार्बन स्टॉक्स, ताकि कार्बन स्टॉक्स हमारे और ज़्यादा बढ़े। आप जब फॉसिल फ्यूल छोड़ दोगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओगे, तो हमारे और ज़्यादा कार्बन स्टॉक्स बढ़ेंगे इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट में और ज़्यादा कार्बन स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो इस मीटिंग का यही एजेंडा है कि वो आपको इंकरेजमेंट देगा, इंसेंटिव्स देगा कि भाई अगर तुमने, तुम्हारी कंट्री ने ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रोक दिया, फॉसिल फ्यूल रोक दिया, इसकी जगह पे ये सब किया, तो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे कंट्री को क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये इसका मेन समरी है, मेन थीम है, कार्बन एमिशन के ऊपर है पूरा का पूरा मीटिंग। कार्बन फाइनेंसेस, कार्बन मार्केट, क्या क्या रूल्स हैं उसमें, आर्टिकल 6 में जो लिखा है पेरिस अग्रीमेंट में, ये सब कुछ इसमें है। समरी से लेकर सब कुछ आपको क्लियर होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। अब ये पहला क्वेश्चन है, अगर समरी दिमाग में चल रही है तभी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, चाहे मैं 1 कराऊं चाहे 10। ये तो बहुत इजी है। मीटिंग बाकू अजरबैजान में हो रही है। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी थीम। प्राइमरी थीम रेन्यूएबल एनर्जी नहीं है, कार्बन फाइनेंसेस है, कि कार्बन एक्टिविटीज के ऊपर लगने वाला पैसा कैसे जनरेट होगा, कहाँ से होगा, किससे होगा। कार्बन फाइनेंस है। रेन्यूएबल एनर्जी, वाटर और बायोडाइवर्सिटी तो छोड़ ही दो, इन दोनों में आप कंफ्यूज हुए होगे। रेन्यूएबल एनर्जी नहीं है, रेन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना ही तो रूल है, पर कैसे शिफ्ट होंगे, कहाँ से पैसा आएगा, क्या आउटलाइन है, ये सब कार्बन फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। फिर जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था, मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, हर किसी को आंसर करना है, 1 मिनट का समय लगेगा। आप आंसर करो तो मैं क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाऊंगी और क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगी। ठीक है। कमेंट में करना क्लास के खत्म होने के बाद, ताकि मुझे दिखे। क्लास के दौरान करोगे तो दिखेगा नहीं। सब कुछ इंग्लिश बाय बरखा मैम टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सर्च करो, ज्वाइन करो इसको अगर आपने नहीं किया है तो। और ये जो अमेजिंग इंग्लिश का शो चल रहा है रात में 8:30 बजे, इस शो को बिल्कुल भी मत छोड़ो। छोटा सा शो होता है, आधे घंटे का, लेकिन आपको मजे दिला देता है। रात में 8:30 बजे होता है। अगर आपने अभी भी नहीं शुरू किया है तो शुरू कर लो। मैं खुद ख्याल रख रही हूँ कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैं कम समय में कैसे ज्यादा चीजें आपको दे पाऊँ। तो अगर मैं इतना सच में ख्याल रख रही हूँ तो कम समय में तो आइए, तो जरूर आइएगा 8:30 बजे, होमवर्क करके बताइएगा। और ये जो हमारा ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, गजब का डिस्काउंट है। मतलब आप जाके देखोगे, जब आपको खुद दिखेगा 8,000 की चीज आपको 3,500 में मिल रही है, कुछ कुछ तो 2,500 में मिल रही है। डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी है, तो आपको खुद मजे आ जाएंगे। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो और इस कोड को अप्लाई कर दो, फटाफट डिस्काउंट का फायदा उठाओ सभी लोग। हमारी ऐप है लैब, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है। कल फिर से मुलाकात होती है सुबह सुबह 8 बजे, और कल मैं नंबर ऑफ कमेंट्स देख के आपको लाइव बताऊंगी। सब कमेंट करना। ठीक। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।